मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक उपसहसंयोजक यौगिकों से संबंधित है, जिनका आईयूपीएसी नामकरण बोर्ड परीक्षा में हमेशा पूछा जाता रहा है और पूछा भी जाएगा। तो सबसे पहले हमें आईयूपीएसी नामकरण करने से पूर्व हमें कुछ बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं लिगंड पर। लिगंड वास्तव में होते क्या हैं कि किसी भी उपसहसंयोजक यौगिक में उपस्थित वे परमाणु, अणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाने में दाता परमाणु की भांति कार्य करता है, लिगंड कहलाता है। तो अब ये लिगंड की परिभाषा है। कहता है उपसहसंयोजक यौगिकों में उपस्थित वह परमाणु, अणु या आयन जो केंद्रीय धातु के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाने में दाता परमाणु की भांति कार्य करता है, लिगंड कहलाता है। लिगंड तीन प्रकार के होते हैं। एक धनात्मक लिगंड, दूसरा ऋणात्मक लिगंड, तीसरा उदासीन लिगंड। जो धनात्मक लिगंड है वो आपके सामने लिखे हुए हैं। ये नाइट्रोसोनियम है, ये नाइट्रोनियम है और ये हाइड्रोजीनियम है। आईयूपीएसी नामकरण में इन्हीं नामों का हम प्रयोग करेंगे। ऋणात्मक लिगंड पर हम चलते हैं। Cl, क्लोरो या क्लोराइडो, कोई भी आप इसमें से प्रयोग कर सकते हैं। ब्रोमीन अगर बैठा है लिगंड तो ब्रोमो या ब्रोमाइडो, आयोडीन बैठा है तो आयोडो या आयोडाइडो, OH बैठा है तो हाइड्रोक्सो, Cn बैठा हुआ है तो साइनो, CH3COO बैठा हुआ है तो एसीटेटो, SO4 सल्फेटो, SO3 सल्फाइटो, S सल्फाइडो, CO3 कार्बोनेटो, NO3 नाइट्रेटो, NO2 नाइट्रो या हम नाइट्राइटो N भी लिख सकते हैं। ONO नाइट्राइटो केवल लिख सकते हो या नाइट्राइटो O भी लिख सकते हो। C2O4 ऑक्सिलेटो, NH2 एमिडो। अब हम चलते हैं उदासीन लिगंड पर। उदासीन लिगंड में अगर H2O है तो एक्वा, NH3 है तो एमीन, CH2NH2 सिंगल बॉन्ड CH2NH2। तो ये इतना बड़ा नहीं लिखा होता है, ये लिखा होता है ईएन। अगर ईएन लिखा हुआ है तो नाम आप क्या देंगे, एथेन 1,2 डाइएमीन या हम एथिलीन डाइएमीन भी लिख सकते हैं। CO हो तो कार्बोनिल, NO हो तो नाइट्रोसिल, अगर C5H5N तो ये भी इतना बड़ा नहीं लिखा होता है, इसको संक्षेप में PY लिखा रहता है, पिरिडीन। CS हो तो थायो कार्बोनिल। बात समझ गए बेटा? एक नजर आप देख लीजिए, मैं साइड में हटे जाता हूं। अब हम कैसे आईयूपीएसी नामकरण करेंगे, तो उसके लिए हमें एक तरीका पता होना चाहिए। वो तरीका क्या है जिसे हम नामकरण करने का मूल स्वरूप कहते हैं। कि कोई भी अगर यौगिक लिखा है जो उपसहसंयोजक है तो उसका नामकरण हम सबसे पहले धनात्मक भाग का करेंगे। धनात्मक भाग जिसे धनायन भी कहते हैं, और उसके पश्चात ऋणात्मक भाग का करेंगे नामकरण। जिसे ऋणायन कहते हैं।
बात समझ में आई। अगर हमारा धनात्मक भाग जटिल रूप में है, यानी यदि हमारा धनात्मक भाग जटिल है, जटिल स्वरूप रखे हुए है, यानी इसमें उपसहसंयोजक स्वरूप बैठा हुआ है, तब हम सबसे पहले लिगंड का नामकरण करेंगे। किसका करेंगे? लिगंड का। उसके बाद में केंद्रीय धातु का। केंद्रीय धातु का। बात समझ में आई। फिर केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या रखेंगे। ऑक्सीकरण संख्या रखेंगे। उसके बाद में ऋणायन का नामकरण करेंगे। अगर हमारा ऋणात्मक भाग जटिल है, अगर यह भाग जटिल आयन के रूप में बैठा हुआ है, तब क्या होगा? तो सबसे पहले हम धनायन का नामकरण करेंगे, फिर हम ऋणायन पे चलेंगे। तो ऋणायन में सबसे पहले हम लिगंड का करेंगे, उसके बाद में हम केंद्रीय धातु परमाणु का नामकरण करेंगे, केंद्रीय धातु का करेंगे, फिर हम ऑक्सीकरण संख्या रखेंगे, समझ में आई बात? ये नामकरण का स्वरूप रहेगा। इतनी बात समझ गए। अगर दोनों ही जटिल आयन के रूप में बैठे हों तो आप इसको भी लागू करेंगे और इस नियम को भी लागू करेंगे। इतनी बात समझ गए बेटा? तो आइए हम चलते हैं, बहुत जल्दी जल्दी नामकरण करते हैं कुछ यौगिकों का, ताकि आप कुछ सीख जाएं और इन लिगंडों के नाम आप याद कर लीजिए। एक चीज और जान लीजिए कि अगर ऋणायन में कोई भी केंद्रीय धातु परमाणु उपस्थित है, ठीक है, तो उस धातु परमाणु के नाम में हम ATE जोड़ देते हैं। जैसे अगर आयरन बैठा हुआ है ऋणात्मक भाग में, ठीक है, तो हम इसके लिए आयरन नहीं लिखेंगे। ये आयरन जो है तब लिखा जाएगा जब ये धन भाग में बैठा हो, यानी जब ये धनायन में बैठा हो। धनायन में बैठने पर, सॉरी मैं ऊपर लिखे दे रहा हूं इसे, चलो ऐसे मैं लिखे देता हूं। केंद्रीय धातु धनायन में होने पर, ऋणायन में होने पर, जैसे अभी हमने कहा कि जैसे Fe है, तो अगर धनायन में बैठा है तो हम आयरन लिखेंगे, लेकिन अगर ऋणायन में बैठा है तो फेरेट लिखेंगे। ऐसे ही अगर Hg है यानी मरकरी, तो अगर धनायन में बैठा है तो मरकरी लिखेंगे, अगर ऋणायन में बैठा है तो मर्क्यूरेट लिखेंगे। Sn अगर धनायन में बैठा है तो टिन लिखेंगे,
समझ में आई बात। और अगर रेडायन में बैठा है तो स्टेनेट लिखेंगे, क्योंकि इसका लैटिन जो नाम है पूरा वो स्टेनम है। समझ में आई बात। ये हाइड्रागेरम है, ये फेरम है। अगर जिंक है तो ये धनायन में बैठा है तो जिंक लिखेंगे, ऋणायन में बैठा है तो जिंकेट लिखेंगे। कॉपर है, धनायन में बैठा है तो कॉपर लिखेंगे। समझ में आई बात। ऋणायन में बैठा है तो क्यूप्रेट लिखेंगे। इसी तरीके से कोबाल्ट, धनायन में बैठा है तो कोबाल्ट लिखेंगे, ऋणायन में बैठा है तो कोबाल्टेट लिखेंगे। कोबाल्टेट लिखेंगे। तो ये कुछ मुख्य थे जो हमने आपको बताए। आप इनको तैयार कर लीजिए अच्छे से, और तब आप नामकरण कर पाएंगे, अन्यथा आप आईयूपीएसी नामकरण नहीं कर पाएंगे किसी भी सूरत में। और आईयूपीएसी नामकरण 4 नंबर में पूछा जाता है। बात समझ में आई भैया। तो आपका 4 नंबर छूट जाएगा, आप कर नहीं सकते, ये बिल्कुल आप समझ लीजिए। तो आपको लिगंडों का नाम पता होना चाहिए, ये आपको रटना ही पड़ेगा, इसकी कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है। अब हम चलते हैं नामकरण पर। ऐसे ही अगर सिल्वर हो तो अर्जेंटेट लिखा जाता है। समझ में आई बात। गोल्ड हो तो ऑरेट लिखा जाएगा। जैसे हमने पहला लिखा यौगिक, ये लिखा हुआ है। अब इसमें ये वाला जो भाग है, ये इतना, ये धनात्मक भाग है और ये ऋणात्मक भाग है। इसमें धनात्मक भाग आपका जटिल रूप में बैठा हुआ है। तो अब इसमें कौन लिगंड है, कौन केंद्रीय धातु परमाणु है, तो ये वाला भैया लिगंड है आपका, ये केंद्रीय धातु परमाणु है, ये केंद्रीय धातु बैठी हुई है। समझ में आई बात। अगली चीज ये भी है कि आपको इसकी ऑक्सीडेशन संख्या निकालनी भी आनी चाहिए। अगर ऑक्सीकरण संख्या आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो भी आपका गलत हो जाएगा, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। अगला नियम, अगर लिगंड 1 से अधिक है तो अगर 2 है तो डाई लगाइए, 3 है ट्राई लगाइए, 4 है टेट्रा लगाइए, 5 है पेंटा लगाइए, 6 है हेक्सा लगाइए, 7 है हेप्टा लगाइए। बात समझ में आई। वैसे प्रायः 6 से ज्यादा नहीं होगा। अब यहां पर देखिए, हमने बताया था कि अब हमारा धन भाग जो है वो जटिल आयन के रूप में बैठा हुआ है। तो नामकरण जब हम करेंगे तो सबसे पहले हम लिगंड का नामकरण करते हैं। अब लिगंड है आपका NH3 जिनकी संख्या है 2, तो 2 के लिए हम लगाएंगे डाई। NH3 है तो NH3 का नाम क्या है, एमीन। समझ में आई बात। तो लिखेंगे डाई एमीन। इसके बाद केंद्रीय धातु का नाम रखेंगे, क्या है ये, Ag, सिल्वर है,
धनायन में है तो आप सिल्वर लिखेंगे। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या आपको रखनी है, तो ऑक्सीकरण संख्या हम कैसे निकालेंगे, यहीं पर आप निकाल सकते हैं आसानी से ऑक्सीकरण संख्या। देखिए भाई Cl के ऊपर चार्ज कितना है, -1, यानी इसकी ऑक्सीकरण संख्या है -1। NH3 पर क्या कोई आवेश है, कोई चार्ज है, नहीं है, इसका मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या है 0। हमें इसकी ऑक्सीकरण संख्या नहीं पता है, हमने मान ली x, सबका जोड़ तो x + 0, ठीक है, और प्लस माइनस, भाई प्लस माइनस की गुणा हो जाएगी तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 0 आप हटा दीजिए, भूल जाइए इसको, तो क्या बचा x - 1, और इस पूरे पर क्या कोई आवेश है, नहीं है, तो बराबर 0। अब इसको जब उठा के इधर ले आएंगे तो +1 हमें प्राप्त होगा, यानी Ag की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो है 1। तो 1 को हम रोमन अंकों में ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अब ये Cl है, ऋणायन के रूप में बैठा हुआ है, तो ऋणायन के रूप में इसका नाम क्या होगा, क्लोराइड। क्लोराइड, बात बेटा समझ गए। ऐसे ही दूसरा, जैसे हमने लिखा K4FeCN6, ये दूसरा प्रकार है। इसमें आपका ये धनायन भाग है, ये ऋणायन भाग है। इसमें ऋणायन आपका जटिल रूप में बैठा हुआ है, बात समझ गए। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि आप धनायन का नामकरण करेंगे। तो धनायन क्या है, पोटेशियम है, 4 है, हमें इससे लेना देना नहीं है कि ये कितने हैं, केवल पोटेशियम ही आपको लिखना है। लिगेंडों की संख्या आप दर्शाएंगे, बात समझ गए। बाकी आप किसी का कुछ नहीं दर्शाएंगे, किसी की संख्या का आप जो है पूर्व लग्न नहीं रखेंगे। तो यह है पोटेशियम, तो आप लिख दीजिए पोटेशियम। पोटेशियम, अब ये तो धनायन हो गया। अब हम चलते हैं ऋणायन पर। ऋणायन में सबसे पहले हम लिगंड का नामकरण करेंगे। लिगंड है आपका Cn, कितने हैं, 6 हैं, 6 के लिए हम हेक्सा लगाएंगे, हेक्सा, तो पोटेशियम हेक्सा। अब Cn के लिए साइनो, हेक्सा साइनो। अब Fe के लिए हमने आपको बताया था ऋणायन में बैठा हुआ है फेरेट। अब इसकी ऑक्सीडेशन संख्या रखेंगे। तो देखिए भैया, हमने मान ली इसकी ऑक्सीडेशन संख्या x है। पोटेशियम के ऊपर प्लस का 1 चार्ज होता है, 4 है पोटेशियम, तो +4 हो गई ऑक्सीकरण संख्या, कुल ऑक्सीकरण संख्या +4 +x। Cn पर माइनस का 1 है चार्ज, इसका मतलब इसकी -1 हो गई, 6 है तो 6 से गुणा हो जाएगी, तो -6 हो गया, बराबर हो गया 0। बात समझ में आई। इसको हल करोगे तो x - 2 बराबर आएगा 0, तो x बराबर आ जाएगा +2, यानी Fe की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो 2 है। आप रोमन में ऐसे 2 दिखाएंगे, ये इसका नाम हो गया IUPAC। तीसरा Cr Cl
H2O का होल 5 H2O का होल 5 Cl2। अब यहां पर देखिए, यहां पर ये आपका केंद्रीय परमाणु है, केंद्रीय धातु परमाणु है। ये दो, इसमें दो प्रकार के लिगंड बैठे हुए हैं। अब इसमें हम किसका नामकरण पहले करें? ये पहले रखा है तो इसका पहले करें या इसका पहले करें? तो लिगंडों के नामकरण, जहां पर एक से अधिक प्रकार के लिगंड होते हैं वहां पर उनके नाम का पहला अक्षर अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट में रखते हैं। तो देखिए H2O है, H2O का नाम एक्वा है, एक्वा में ए आता है। Cl क्लोरो है या क्लोराइडो है, इसमें C आता है। समझ में आई बात? तो अल्फाबेट में ए पहले आता है, C बाद में आता है, तो इसका नाम हम पहले लेंगे। ठीक है, नामकरण में हम पहले इसका नाम लिखेंगे। कितने हैं ये? 5 हैं, तो 5 के लिए पेंटा, पेंटा, एक्वा। समझ में आई बात? क्लोराइडो, अब इसका Cl का क्लोराइडो, बात समझ गए? अब क्रोमियम, क्रोमियम। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या रखिए, तो देखिए भैया इसकी -1, ये हो गया 0। H2O की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? 0 है, तो ये 0 हो गया। ये हमने x मान लिया, इसकी माइनस की 1 होती है, 2 है, तो -2 बराबर हो जाएगा 0। हल करिए इसको, तो x -3, भाई x -3 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा +3। ओके, तो 3 रोमन में लिख दीजिए। अब ऋणायन है क्लोराइड, क्लोराइड, चलो नीचे लिखे देते हैं ये नाम, क्लोराइड। इस तरीके से भैया हम नामकरण करेंगे। खूब अच्छे से आप रिवीजन करिए, इनको तैयार करिए। समझ में आई बात? हम इसके लिए 1 या 2 या 3 जैसे हमें समय मिलेगा, हम उस अनुरूप आपको इसका भाग 2, भाग 3 उपलब्ध करा देंगे। आप निरंतर हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारी बातों को आप ध्यान दीजिए, गंभीरता से लीजिए, खूब मेहनत से पढ़ाई करिए, अच्छी तैयारी करिए, ताकि आपके बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हों, आप अच्छा स्कोर करें। धन्यवाद।